हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उत्तराखंड टेट 2024 के रिगार्डिंग आज हम एक इम्पॉर्टेंट प्रकरण के बारे में जानेंगे, जिसमें हम एडवर्ड थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। एडवर्ड थॉर्नडाइक जो हमारे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने अधिगम के नियम के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने अधिगम के मुख्य नियम और अधिगम के गौण नियम के बारे में बताया कि किस तरीके से बच्चा जो है अधिगम को प्राप्त करता है। तो आइए हम लोग जानते हैं अधिगम के नियम को। अधिगम के नियम, लॉ ऑफ लर्निंग, पशु पक्षी पौधे मानव सभी प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। यानी कि जो हमारा मानव प्रकृति है, उसके जो नियम बने हुए हैं, उसके द्वारा ही जो है, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वो एक मानव हो, इंसान हो, वो अपने एक पैटर्न में क्या करता है, अपने जीवन को जीता है, गुजारता है। इसी प्रकार सीखने के भी कुछ क्या हैं, हमारे नियम होते हैं। यानी कि जो हमारे जीवन का जो पैटर्न है, जिस तरीके से हमारा एक जीवन चलता है, चाहे वो एक पशु हो, पक्षी हो, प्राणी हो, उसी तरीके से हमें एक जो हमारा अधिगम है, अधिगम यानी कि सीखना, तो सीखना भी जो है एक उसके कुछ नियम होते हैं, जिसको हम लोग फॉलो करके उस सीखने को, नियम को हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। सीखने की प्रक्रिया इन्हीं नियमों के अनुसार क्या है, आपकी चलती रहती है। यानी जो हमारे सीखने के जो हमारे प्रोसेस होते हैं, तो इसी नियम, इसी लॉ के द्वारा जो है आपको सीखने को मिलेंगे। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ आपके नियम बताए, जिनको प्रयोग से अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। यानी कि थॉर्नडाइक के द्वारा कुछ नियम बताए थे सीखने के, अगर हम लोग उसको अपने पाठ्यक्रम में रखते हैं, तो जो हमारा अध्ययन अध्यापन की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसमें काफ़ी आपको इफ़ेक्टिव चीज़ें, यानी एक प्रभावी देखने को मिलेगा। उन्होंने सीखने के 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम प्रतिपादित किया था। यानी कि आपके 3 क्या थे, तो 3 हमारे जो है मुख्य नियम थे और 5 हमारे गौण नियम इन्होंने बताया था। सीखने के मुख्य नियम, जिसमें इन्होंने तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और परिणाम या प्रभाव का नियम, जिसे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। जो आपका परिणाम का नियम है, लॉ ऑफ इफेक्ट है, इसे ही हम लोग प्रभाव का नियम, संतोष का नियम, लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन बोला जाता है। आते हैं हम लोग जानते हैं इनके मुख्य नियम के बारे में। पहला आपका है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। इसमें क्या होता है, तो जब हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर होते हैं, तो हम उसे शीघ्र सीख लेते हैं। यानी कि कोई भी कार्य करने के लिए मैं क्या हूँ, प्रिपेयर हूँ कि नहीं, हाँ मुझे ये कार्य करना है, तो कार्य क्या होता है, शीघ्र, यानी कि तुरंत ही आपको उसका जो रिजल्ट होता है वो आपको मिल जाती है। किसी समस्या को हल करने के लिए प्रयत्नशील होना तत्परता कहलाती है। यानी कोई भी हमारे सामने अगर कोई समस्या है, कठिनाई है, तो उसको हमें सॉल्व करने के लिए अगर मैं प्रयत्नशील हूँ, यानी मैं लगा हुआ हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारी जो समस्या होगी क्या कहलाएगी, जिसमें के लिए हम तत्परता कहलाती है। यदि बच्चों में गणित के प्रश्न हल करने की क्या है, इच्छा है, तो तत्परता के कारण वह अपने अधिक शीघ्रता और कुशलता से इस चीज़ों को सीख सकते हैं। यानी कोई भी प्रश्न हो, चाहे वो आपका गणित का हो, चाहे वो आपका इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, अगर उसको सीखने की हमारे अंदर क्या है, ललक है, इच्छा है, तो ऑलरेडी जो है मैं अपने तत्परता के द्वारा, रेडनेस के द्वारा चीज़ों को मैं सीख लूँगा। काम करने में मुझे क्या होगा, आनंद एवं संतोष का क्या होगा, अनुभव होता है। इसके विपरीत क्या है, तो सीखने के लिए अगर मैं तैयार नहीं हूँ, तो इस स्थिति में क्या होगा, तो बच्चों को सीखने की जो क्रिया में क्या होगी, असंतोष मिलती है। यानी कि मुझे मन नहीं कर रहा है इस चीज़ों को, या मैं सीखना नहीं चाह रहा हूँ, तो ऑलरेडी हमारे अंदर क्या होगी, असंतोष की भावना आपको देखने को मिलेगी। और प्राय वो क्या होता है, तो प्राय वो एनॉयंस आपको उठाना पड़ता है, यानी आपको खींच होगा, आपको जो है गुस्सा हो सकता है, या उस चीज़ को आप निगलेक्ट करेंगे। तो ये आपके अंदर पहला चीज़ें है कि पहला हमारा क्या है, तत्परता का नियम। यानी कि आपके अंदर कोई भी चीज़ को सीखने के लिए तत्पर हैं, आप उसको प्रयत्नशील हैं, आप उसके लिए कार्य कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ों को शीघ्र ही क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर वो तत्परता का नियम, तत्परता नहीं रहेगा, तो आप उस चीज़ को सीख नहीं सकते। सेकंड में हमारा क्या होता है, तो अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसमें कहा गया है कि अभ्यास का नियम, इस नियम का तात्पर्य है कि अभ्यास कुशल बनाता है। यानी कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। यानी आप जितना अभ्यास करेंगे, उतना ही आपके अंदर क्या होगा, स्किल होगा। स्किल क्या होता है, तो स्किल जो है आपके अंदर क्या है, क्वालिटी होना। यानी बार बार अगर एक ही चीज़ को कर रहे हैं, तो वो आपके अंदर क्या बनती जाती है, वो आपके अंदर कौशल बनता जाता है, एक्सपीरियंस होता जाता है।
यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते हैं तो हम उसे सफलतापूर्वक करना सीख जाते हैं और उसमें कुशल हो जाते हैं। हम बिना अभ्यास किए साइकिल पर चढ़ने या कोई खेल खेलने में कुशल नहीं होते। देखिए, बिना अभ्यास का आप कुछ भी कार्य नहीं कर सकते, चाहे वो आपका खेल हो, चाहे वो आपका साइकिल का ही चलाना सीखना हो, क्योंकि सीखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार उस चीज़ को करना पड़ेगा, तब जाके जो आप चीज़ों को सीख सकते हैं। यदि हम किसी सीखे हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते हैं तो उसे हम भूल जाते हैं। जैसे हम साइकिल ही चलाना हमको सीखना है, अब मैं कंटिन्यू 10 दिन जो है मैंने साइकिल का प्रैक्टिस किया, मैं बीच में छोड़ दिया, तो जब बीच में चीज़ों को छोड़ दूंगा तो मैं क्या करूंगा, उस चीज़ को भूल जाऊंगा, क्योंकि मैंने उसका क्या किया, प्रैक्टिस नहीं किया। तो अभ्यास से सीखना अस्थायी होता है, इसे थॉर्नडाइक ने उपयोग का नियम कहा, यानी लॉ ऑफ यूज। और बिना अभ्यास से जो ज्ञान होते हैं वो हमारी क्या होती हैं, विस्मृत हो जाता है, यानी वो हमसे ओझल हो जाते हैं हमारे दिमाग से, माइंड से। उससे हम लोग अनुप्रयोग का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ डिसयूज कहा जाता है। तो लॉ ऑफ जो यूज होता है, यानी कि जब हम चीज़ों को सीखते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं बार बार, तो वो हमारे दिमाग में, और वो हमारी चीज़ें क्या होती हैं, सीखना हमारी अस्थाई हो जाएगा, वो हमारा लॉन्ग टर्म के लिए वो आपका अस्थाई बन जाता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। प्रभाव का नियम, प्राय हम उन कार्य को ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए क्या है, हितकर होता है। यानी कि मुझे पता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, मेरे लिए पॉजिटिव होगा, और ये मेरे लिए क्या होगा, उपयोगी होगा, तो उस कार्य में करने के लिए मुझे क्या होती है, चीज़ें अच्छी लगती है। जैसे मान लीजिए कि स्कूल में जो है सर के द्वारा ये कंपटीशन रखा गया कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आएगा उन्हें जो है ये आपको पुरस्कार मिलेगा, तो वो मेरे लिए क्या होगा, एक प्रशंसा होगी और एक मुझे इनकरेज करेगा, मोटिवेट करेगा चीज़ों को करने के लिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रभाव का नियम होती हैं जिसमें हमें सुख एवं संतोष मिलता है। ऑलरेडी मैं अगर चीज़ों को जीतता हूँ उसमें, तो मुझे सुख मिलेगा और मुझे संतोष मिलेगा कि मैंने इस चीज़ को कार्य किया। यदि हमें किसी कार्य करने को या सीखने में कष्ट होता है तो हम उस क्रिया को नहीं दोहराते हैं। यानी जब मुझे दिक्कत होगा तो वो फिर बार बार मेरे अंदर में क्या हो जी, तो डिसमोटिवेट हो जाऊंगा मैं, और इस चीज़ को दोबारा करने के लिए नहीं मैं चेष्टा करूंगा, प्रयास नहीं करूंगा। थॉर्नडाइक के अनुसार जिस कार्य से संतोष होता है उसे उद्दीपन अनुक्रिया संबंध दृढ़ होता है, और जिस कार्य से हमें असंतोष होता है उससे यह संबंध कमजोर होता है। अब ये उद्दीपक अनुक्रिया क्या होती है, तो उद्दीपक का मतलब ये होता है कि मुझे क्या है, प्यास लगी, उद्दीपक क्या होगा, हमारा स्टिमुलस हुआ, तो मुझे प्यास लगी, तो मुझे रिस्पांस में क्या मिला, पानी मिला। तो मेरा जब प्यास लगी और मुझे पानी मिल गया तो मेरा क्या है, उद्दीपक जो अनुक्रिया है संबंध क्या होगा, एक बेहतर स्थापित होगा। लेकिन मुझे प्यास लगती है और मुझे पानी नहीं मिलता है तो हमारा क्या हो जाएगा, जो उद्दीपक यानी कि जो हमारे एसआर है थ्योरी, वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी कमजोर हो जाएगी। तो आपको पता भी होगा कि जो थॉर्नडाइक थे इनकी एसआर थ्योरी यानी कि स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी भी है, जिसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे, जिसमें इन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया था, किस तरीके से इन्होंने प्रयत्न और भूल का सुधार पे इन्होंने कार्य किया, तो उसको हम लोग उसमें डिटेल में जानेंगे। इस पार्ट में आपको केवल अधिगम के सिद्धांत के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं सीखने के सहायक या गौण नियम, यानी थॉर्नडाइक के द्वारा सीखने के जो हमारे गौण नियम हैं उसको हम लोग जानेंगे। थॉर्नडाइक ने सीखने के 5 गौण नियमों का प्रतिपादन किया। इन नियमों का महत्व मुख्य नियम से क्या होते हैं, थोड़े कम होते हैं, इसीलिए इन्हें गौण नियम कहा जाता है। पहला हमारा क्या है, तो मनोवृत्ति का नियम, जिससे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। बहु अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। और अनुरूपता का नियम, लॉ ऑफ एनोलॉगी। संबंधित परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ये हमारे 5 नियम हैं, इसको हम लोग एक एक करके जानेंगे। मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। मनोवृत्ति का नियम, जिस कार्य के प्रति हमारी अभिवृत्ति जो चीज़ें सीखने वाली, जिसको हम लोग बोलते हैं एप्टीट्यूड, यानी आपके अंदर वो चीज़ें स्किल है, तो जिस कार्य के प्रति हमारी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति रहती है उसी अनुपात में हम उसको सीखते हैं। यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए जितने आपके अंदर कैपेबिलिटी होगी, क्षमता होगी, उतना ही उस चीज़ों को आप सीख सकते हैं। उसके अनुकूल मनोवृत्ति होने पर बालक क्या करता है, शीघ्र ही सीख जाता है। यानी कि बच्चे के अनुसार अगर चीज़ें रखी गई हैं तो उस चीज़ों को शीघ्र ही सीख जाएगा। और तथा प्रतिकूल यानी कि बच्चे के अंदर अनुकूल ना हो, तो प्रतिकूल मनोवृत्ति में होने पर बालक को सीखने में क्या होती है, आपको बाधाएं आती हैं। अब ये देखिए डिटरमाइन करता है अलग अलग बच्चों के लिए। अब यहाँ पे बच्चों का इंडिविजुअल डिफरेंसेज हो सकती है, बच्चे का बुद्धि हो सकता है कि बच्चा किस तरह से चीज़ों को सोचता है, समझता है, तो ये चीज़ें भी आपको बच्चों को वेरी करता है। नेक्स्ट हमारा है बहु अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। बहु अनुक्रिया का जो नियम है, तो इस नियम के अनुसार जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं तब हम उसके प्रति विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करते हैं। यानी कि जब मुझे नया जो मैं कार्य सीखता हूं तो विभिन्न अनुक्रियाएं करने का मतलब होता है कि बहुत सारे रिस्पॉन्स मैं देता हूं उसमें।
इनमें से कुछ जो अनुक्रियाएं होती हैं वो हमारी लक्ष्य प्राप्ति में क्या हैं, सहायता नहीं होती हैं, तो उन्हें हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। यानी जब नए कार्य को करते हुए जब मुझे बहुत सारे क्या होती है, अनुक्रिया आती है, रिस्पॉन्स आते हैं, तो उसमें से कुछ चीज़ें आपको रिस्पॉन्स अच्छे नहीं मिलते हैं, लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती है, हम लोग उसको क्या वहीं पे हम लोग स्किप कर देते हैं और फिर उसे भूल जाते हैं। हम उन्हीं अनुक्रियाओं का चयन करते हैं जो हमारे लक्ष्य प्राप्ति में सहायता होती है, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ही हम लोग सीखना बोलते हैं। आपको पता होगा कि जब हम लोग बचपन में जब स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, तो स्कूल में पढ़ाई करते हुए जो है वहाँ पे क्या होती है, हमारी इंटरेस्ट होता है कि मुझे क्या चीज़ पसंद है। तो बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है, तो जिसमें मेरा इंटरेस्ट बढ़ता है तो मैं उससे आगे के लिए ही वही ऑप्ट करता हूँ कि हम मुझे जो है इसमें ही चीज़ें जाना है। अगर किसी बच्चे को बायोलॉजी पढ़ना पसंद है तो बच्चा क्या करेगा, जब 11th में जाएगा तो उसको बायोलॉजी को ही ऑप्ट करेगा, और 11th के बाद 12th के बाद जब बच्चे को बायोलॉजी में और इंटरेस्ट होता है और स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर चलता है, तो बच्चा आगे चल के बायोलॉजी में बॉटनी ऑप्ट कर सकता है या जूलॉजी कर सकता है। अब बच्चे ने जूलॉजी ऑप्ट किया, जूलॉजी ऑप्ट करने के बाद फिर बच्चा और भी उससे आगे स्पेसिफिक जाते जाते बच्चा उससे बीएससी करेगा, एमएससी करेगा, फिर उसी से पीएचडी करना। यानी कि आपकी जिसमें भी इच्छा होती है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट होता है, उस चीज़ को आप करते जाते हैं, और जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता उस चीज़ को आप स्किप करते जाते हैं, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ही हम लोग सीखना बोला जाता है। आई होप आप लोगों को ये छोटी सी कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा जो है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम क्या बताता है, तो थॉर्नडाइक का मानना है कि यदि बच्चों के सामने किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर प्रस्तुत किया जाए और एक एक भाग का समाधान किया जाए, तो बच्चे पूरी समस्या को शीघ्रता एवं सुगमता से समझकर संपूर्ण कार्य को पूरा कर सकते हैं। देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो पढ़ाने का भी एक नियम होता है कि आपको चीज़ों को क्लासीफाई करने की जो हमारी जो समस्या होती है, जब समस्या को हम लोग उसका वर्गीकरण कर देते हैं, वर्गीकरण के बाद जो मुझे एक एक जो समस्या होती है वो आपका पार्शियल हो जाता है, चीज़ें दिखाई देने लगती है, और हम लोग एक एक समस्या पे काम करके उसका हम लोग लास्ट में संश्लेषण करते हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि अगर मैं किसी भी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के एक एक समस्या पे काम करता हूँ, तो बच्चों को स्पष्ट और बेहतर तरीके से सीखने में मदद करेगी। शिक्षक को भी चाहिए कि वे बच्चों के समक्ष समस्या प्रस्तुत करते समय उनके विभिन्न अंगों के विषय में बताए और उन्हें अलग अलग हल कर कर संपूर्ण समस्या का क्या करे, समाधान करे, उनका निदान करे, जिसके लिए उन्हें प्रेरित करे। बच्चों को अंश से पूर्ण की ओर बढ़ने के अवसर प्रदान करना चाहिए। अंश जानते हैं आप लोग, तो बच्चों को अंश यानी कि पार्ट टू होल। पार्ट टू होल क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। तो पार्ट टू होल का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ आपका पूरे एक स्पेसिफिक काम है, जैसे मुझे बच्चों को पढ़ाना है कि हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, अब सिंधु घाटी सभ्यता हमारी क्या हो गई, तो वो हमारा पूरा क्या हो गया, एक होल हो गया, एक हमारा पूर्ण हो गया। अब उसे मैं क्या करूँगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता का अब मैं क्या करूँगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटूंगा। पहले मैं उसके इतिहास के बारे में जानूंगा, उसकी शुरुआत के बारे में जानूंगा, धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता से हमारे कौन कौन से जो हमारे नगर थे, क्या स्थापित थे, तो अलग अलग करते करते यानी कि एक हमारा जो है शुरुआत यानी इंट्रोडक्शन से लेके हमारा कंक्लूजन तक का जो हमारा पार्ट, अगर मैं उसमें डिसाइड करके बच्चों को छोटे छोटे टुकड़ों में चीज़ों को समझा के बताता हूँ, तो उससे क्या होगा, तो उससे बच्चों का जो नॉलेज होगा, जो ज्ञान होगा, वो बेहतर ढंग से बच्चे उस चीज़ को सीख पाएंगे। अगर मैं डायरेक्ट ही समराइज करके जो है मैं सिंधु घाटी सभ्यता को बता दिया कि हाँ सिंधु घाटी सभ्यता ये थी, ये चीज़ें थी, मैंने उसमें कोई भी डिटरमाइन नहीं किया, कोई भी स्पेसिफिक काम नहीं किया, कोई भी क्लासिफिकेशन का काम नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो बच्चों के लिए क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। बच्चे उस चीज़ को सीखने में थोड़ा उनको दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप इस पैटर्न में चीज़ों को आप सिखाते हैं तो बच्चों को सीखने में काफ़ी आपको मदद मिलेगा। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ एनालॉजी, अनुरूपता का नियम। जब व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या आती है तो वह अपने पूर्व के अनुभव एवं प्रयत्नों को स्मरण करता है और उनसे तुलना करता है कि उसके अनुसार क्रिया कर समस्या का समाधान खोजने का प्रयत्न करता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बच्चे के सामने जब समस्या आती है तो अपना जो प्रीवियस ज्ञान होता है तो उससे रिलेट करके चीज़ों को क्या करता है, उसको सॉल्व करता है, उसका समाधान खोजने का प्रयास करता है। यानी कि यहाँ पे बच्चा जो है अपने प्रीवियस ज्ञान के द्वारा जो उसके नए ज्ञान सीखने में जो चीज़ें होती है उसमें यूज करके एक बेहतर ढंग से उसका समाधान करके सीखने का चेष्टा करता है। शिक्षक को चाहिए कि कक्षा कक्ष स्थिति में वे बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान करें जिससे कि वे अपने पूर्व ज्ञान का स्मरण एवं प्रयोग कर सकें। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को जो है आपको हमेशा एक इंटरेक्टिव क्लास होना चाहिए, अंतःक्रिया क्लास होना चाहिए, और बच्चों को बार बार आपके अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन जब पढ़ाते हुए आपको पूछना जरूरी होता है, जिससे कि बच्चा जो अपने प्रीवियस ज्ञान को आपके जो वर्तमान जो बच्चा सीख रहा है ज्ञान से रिलेट कर पाए और उस चीज़ों को समझ पाए। तो ऐसे हमारा ज्ञान क्या होगा, तो ऐसे हमारा ज्ञान अस्थायी होगा और हमारा ज्ञान क्या होगा, इफेक्टिव होगा।
नेक्स्ट हमारा आता है संबंधित परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। संबंधित परिवर्तन का नियम, इस नियम को सहचर परिवर्तन का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में होती है उसे एक नए उद्दीपक के द्वारा भी उत्पन्न की जा सकती है। यानी कि जब कोई बच्चा कोई नई चीज़ को सीखना चाहता है तो उसे हम लोग जो है स्टिमुलस के माध्यम से चीज़ों को सिखा सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि उद्दीपक क्या होता है। तो उद्दीपक हमारा होता है कि आपके अंदर चीज़ों का उत्तेजना, यानी कि आपको क्या ज़रूरत है। तो मुझे नीड क्या है, तो मुझे जो है क्या है, प्यास लगी है। मेरा जो उद्दीपक क्या है, प्यास लगी है। अब रिस्पांस में मुझे जब पानी मिल जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, उद्दीपक जो है उसका फुलफिल हो जाती है चीज़ें। इसमें क्रिया का स्वरूप वही रहता है पर परिस्थिति में परिवर्तन हो जाती हैं। तो यहाँ पे शिक्षक का कार्य क्या होगा, तो शिक्षक को कक्षा में अच्छी आदतों एवं सकारात्मक अभिरुचि को उत्पन्न करना चाहिए ताकि छात्र उनका उपयोग अन्य परिस्थितियों में भी कर सके। तो अभिरुचि क्या होती है, तो अभिरुचि का मतलब होता है कि बच्चों के अंदर जो है कौशल का निर्माण होना। मैंने आपका जब प्रीवियस ईयर जब कराया था तो उसमें आपको अभिरुचि वर्ड बताया था। अभिरुचि मतलब होता है इंटरेस्ट होता है, यानी कि बच्चों के अंदर कौशलों का निर्माण कराना, ये चीज़ें ज़रूरी है। और बच्चों को अच्छी अच्छी आदतें जो होती हैं और जो हमारे सकारात्मक जो चीज़ें होती हैं उनको आपको देना होता है। लास्ट हमारा आता है सीखने के नियम का शैक्षिक महत्व क्या होगा हमारा, एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ लर्निंग का। तो अधिगम प्रक्रिया में सीखने के जो नियम का विशिष्ट महत्व है, तो सीखने की तत्परता हो गई, सतत अभ्यास हो गया। तत्परता यानी कि बच्चे जो उसे सीखना चाहते हैं, अब जब उस बच्चे सीखना ही नहीं चाहेंगे तो उस चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। आप कितना भी पढ़ाएं उसको, जब बच्चे सीखना ही नहीं चाहते हैं तो उस चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। सतत आपका अभ्यास होना चाहिए, यानी कि आपका कंटिन्यूअस प्रैक्टिस होना जरूरी है। संतोषप्रद आपका परिणाम होना चाहिए, यानी बच्चों को संतोष हो कि हाँ मैंने इस चीज़ों को सीखा हुआ है। इसीलिए शिक्षक को चाहिए कि वे कार्यक्रम निश्चित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि वे बच्चों के लिए संतोषप्रद हो और उनमें तत्परता की स्थिति पैदा की जाए। ऐसा न करने से जो हमारा प्रयत्न होता है, जो हमारा परिश्रम होता है, वो क्या होता है, व्यर्थ हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ये टीचर को बहुत ध्यान से कार्य करने होते हैं। तो ये आपके जो सिद्धांत थे थॉर्नडाइक ने जो ये दिए थे, आपके हमारे 3 मुख्य नियम थे और हमारे 5 जो है गौण नियम थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसको जरूर देखिए, समझिए, क्योंकि ये आपके लिए क्या है, कंसेप्चुअल होगा और ये आपको क्वेश्चन जो है जिससे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आप उसको आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।